अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने एमडीकेट के फर्स्ट वीकली टेस्ट की बात की थी और उसमें हमने जो स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाले एमसीक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करके देखा था और साथ में टेक्निक भी सीखी थी किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे आपके होने वाले सेकंड वीकली टेस्ट की, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पर हमारी जो कोशिश है वो न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम वाले एमसीक्यूज में स्टक हो जाते हैं। इसके अलावा भी कोई एमसीक्यू हो जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कैप्शन में बता सकते हैं, तो उन एमसीक्यूज को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेकंड वीकली टेस्ट का आपके पास मटेरियल मौजूद है तो उसमें पहला जो आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है 2 blocks P and Q of masses 3 kg and 2 kg rest on a frictionless surface. A force of 5 Newton acts on P as shown in figure. The force exerted by P on Q is, यानी कि ये इसमें कह रहा है 21 की अगर बात करें 21 इसमें कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जिससे बात की जाती है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पर नहीं है। दो ऑब्जेक्ट, एक 3 किलोग्राम का है और दूसरा 2 किलोग्राम का है। एक को नाम दिया उसने P और एक को नाम दिया Q। ये दोनों आपस में एक साथ रखे हुए हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और यहां से एक फोर्स अप्लाई हो रही है इसके ऊपर कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन की। तो बताइए कि जो फोर्स एक्सर्ट करेगा P ऑन Q वो कितनी होगी, ये आप लोगों ने बताना है। तो देखिए, फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हमें एक्सेलरेशन मालूम हो, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से कि जब एक्सेलरेशन हो, मास गिवन है, एक्सेलरेशन हो तो हम आसानी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ रखे हुए हैं, तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सिस्टम की तरह काउंट होंगे और ये सिस्टम बन जाएंगे, एक सिंगल सिस्टम बन जाएगा और सिंगल सिस्टम में जो मास होगा वो इन दोनों मासेस के सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे सिस्टम में जो मास बनेगा वो 3 + 2 5 किलोग्राम बन जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सेकंड लॉ के हिसाब से। फोर्स हमारे पास कितनी है? 5 न्यूटन। मास कितना है? 5 kg। दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर 5 न्यूटन की फोर्स इस P पे लगेगी तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बना गया। अब बात करते हैं तो कह रहा है कि नहीं, हमें ये वाला एक्सेलरेशन नहीं बताना, हमें तो फोर्स बतानी है कि जो P लगाएगा Q पर। तो फोर्स बाय P ऑन Q, इस पे फोर्स लग रही है Q2 पे, तो मास ऑफ Q इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का है तो वो सेम ही रहेगा। तो फोर्स ऑफ P बाय Q, मास ऑफ Q कितना है? 2 और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 1। तो फोर्स ऑन एक्सर्टेड बाय P ऑन Q 2 × 2 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया। जो फोर्स एक्सर्ट होगी P जो एक्सर्ट करेगा Q पर, वो आंसर होगा 2 न्यूटन। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, बी ऑप्शन 2 न्यूटन वाला आपका करेक्ट समझा जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं 23 एमसीक्यू नंबर 23। तो 23 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है, वो एक्सप्लोड हो जाती है 2 मासेस में, m1 और m2 में, और जो मूव करते हैं अपार्ट एक दूसरे से दूर वेलोसिटी v1 v2 के साथ। तो बताइए v1 और v2 का रेशियो क्या होगा? तो मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है और अभी रेस्ट में है, और ये एक्सप्लोड हो जाती है 2 मासेस में। लेट्स से मास इज m1 और इसका मास m2।
इसकी रफ्तार v1 और इसकी रफ्तार v2। तो बताइए v1 ओवर v2 क्या होगा, ये आपसे इसमें मालूम किया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक्सप्लोजन की बात हो रही है और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो की वेलोसिटी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। चूंकि बॉल रेस्ट और जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक्सप्लोड होने से पहले रेस्ट में है, लिहाजा ये बिफोर कोलिजन वाला फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर? अब हमें मालूम करना है v1 ओवर v2, ठीक है। तो ये आपका m2 वाला हिस्सा इसमें यहां जाता तो ये माइनस का हो जाएगा, यहां क्या बचा v1। अब v2 वहां जा जाएगा, m2 यहां आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया v1 ओवर v2। अब यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, तो देखिए माइनस का साइन बता रहा है कि वो दोनों अपार्ट मूव कर रहे हैं। और चूंकि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यहां पर आपको दोनों की स्पीड्स बतानी है, तो स्पीड्स स्केलर क्वांटिटी है, तो लिहाजा ये माइनस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो लिहाजा इस माइनस का यहां पर लिखना या ना लिखना से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ऑप्शन हो जाएगा m2 अपॉन m1। और जो कि ऑप्शन आपके सामने मेरे देखा जा सकता है कि वो आपका ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो अब 24 को अगर हम देख लेते हैं तो 24 में दो ट्रॉलीज हमें दी गई है। मान लेते हैं कि ये ट्रॉली एक्स है और ये ट्रॉली वाई है, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। इसका मोमेंटम 20 न्यूटन सेकेंड है और इसका मोमेंटम 12 न्यूटन सेकेंड है। टकराने के बाद दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होगी। टकराने के बाद दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? रिवर्स होगी। तो बताइए अगर टकराने के बाद इसका मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड हो जाता है तो वाई वाले का जो मोमेंटम होगा वो आपके पास कितना होगा? जो वाई वाले का मोमेंटम होगा वो आपके पास कितना होगा ये हमें बताना है यहां पर। तो फॉर्मूला हमारा होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आप लोग एक चीज नोट कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं, तो प्लस का साइन आता है। यहां पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो लिहाजा यहां पर प्लस की जगह माइनस आएगा, तो डायरेक्शन ऐसे कोलाइड होती है। अगर ऐसे कोलाइड करते हैं तो प्लस ही रहेगा। अब टकराने के बाद दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेकंड वाले के साथ माइनस ले रहा हूं तो यहां पर मुझे फर्स्ट वाले के साथ माइनस का साइन लगाना होगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये फर्स्ट वाले का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये दोनों 20 के बराबर है, और सेकंड वाई का 12 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, और ये मोमेंटम ऑफ वाई जो कि आपने मालूम करना है। तो 20 में से 12 है, 8 बचे, और माइनस का 2 वहां के प्लस का हो गया। 8 प्लस 2 10 न्यूटन सेकेंड। तो जो मोमेंटम ऑफ वाई आपके पास आया वो आया 10 न्यूटन सेकेंड। कितना आया हमारे पास? 10 न्यूटन सेकेंड आया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगर आप थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी कर लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से, तो हमने जो एक्सप्रेशन बनाई थी वो ये थी m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये तो था 12 20, ये था 12, माइनस साइन की वजह से 2 प्लस 10, तो 20 माइनस 12 8, माइनस 2 से 8 में से माइनस 2 है 8। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपका बराबर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चल के बात करें तो इसमें कह रहा है 2 स्मॉल 26
two similar spheres, each of mass m, traveling with speed v, are moving towards each other. m v दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और उन दोनों ने हेड ऑन कोलिजन किया, यानी कि दोनों आपस में हेड ऑन ऐसे टकराए। तो क्या है कि which statement is correct? आपकी नजर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? The spheres stick together on impact, कि दोनों के दोनों स्फीयर टकराने के बाद चिपक जाएंगे। अब आप सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दो बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टकराएं तो क्या वो स्टिक हो जाएंगी? बिल्कुल, आपके ध्यान में जवाब आ रहा होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट इज mv स्क्वायर, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर इम्पैक्ट वो mv स्क्वायर होगी? नहीं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इज जीरो, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट जीरो होगी? नहीं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। द टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, यानी कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम 2mv होगा। ये बात क्लियर है, इसमें देखें यहाँ पर मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम है mv और इसका मोमेंटम भी क्या है mv। तो टकराने से पहले अगर हम टोटल मोमेंटम निकालें तो mv प्लस mv, ये हो जाएगा 2mv। तो जो डी ऑप्शन है आपका के कौन सा करेक्ट ठीक है, वो ये है जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर इम्पैक्ट वो 2mv के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 27 देखते हैं। 27 में कह रहा है कि द डायग्राम शोज द masses of velocities of two trolleys about to collide, कि इसमें भी वही कि दो ट्रॉलीज हैं जो about to collide हैं, ठीक है, टकराने वाली हैं। कंडीशन आपके सामने डायग्राम में दी हुई है। और आफ्टर द इम्पैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर, टकराने के बाद वो दोनों एक साथ स्टिक होकर मूव कर रही हैं, एक साथ मूव कर रही हैं। तो बताइए कि उनकी जो ट्रॉलीज जब वो एक साथ मूव कर रही है टकराने के बाद, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराने से के बाद एक साथ स्टिक होकर मूव करने लगे तो आपने पढ़ा होगा ये मिसाल होती है इनइलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दो ट्रॉली हम यहां बना लेते हैं। एक 2 किलोग्राम और एक 4 किलोग्राम। एक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन इस तरफ, और एक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन भी दोनों की इस तरफ है। तो बताइए आफ्टर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी तरीके की न्यूमेरिकल सॉल्व की थी, इसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो वहां पर हमने साइन कन्वर्जन की वजह से माइनस लिया था। अब यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर माइनस लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इसकी रफ्तार 4 है, इसकी रफ्तार 1 है, तो डेफिनेटली इसकी रफ्तार ज्यादा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे हिट करेगी और हिट करने के बाद दोनों एक ही तरह से बिल्कुल स्टक होकर मूव करना शुरू कर देंगे। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का मास 2 × 4 प्लस सेकंड वाले का 4 × 1। अब टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, इस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे m1 m2 v। ये v कॉमन निकल के v बन जाएगा और इन दोनों का मास ऐड हो जाएगा। यही यहां पर टेक्निक इस्तेमाल होगी। 2 4 8 4 1 4, मास ऑफ ट्रॉली 2 + 1 v, 8 + 4 12, 2 + 1 3, वहां जाके डिवाइड हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो वेलोसिटी आपके पास जो जिस वेलोसिटी को मूव करेंगे वो आपके पास आ गई 4 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी मिल गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। 1/2, क्योंकि टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ हो तो वो एक सिस्टम बन जाते हैं और उन दोनों का मास ऐड हो जाता है।
तो इन दोनों का मास 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर। अब आपके ऊपर क्या किस तरह सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड देन 8 3 जा 24 जूल्स। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 जूल्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाकी आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका है 28। 28 में लिखा हुआ है 2 रेलवे ट्रक्स ऑफ मासेस m and 3m, यानी कि 2 रेलवे ट्रक्स हैं जिनके मासेस हैं m and 3m जो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर अगेन बात हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन की, जिनकी स्पीड है 2v and v, यानी कि फर्स्ट वाले का जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी है 2v। फर्स्ट वाले का यानी जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी है 2v और जिसका मास 3m है उसकी वेलोसिटी है v। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक्स आफ्टर द कोलिजन। और टकराने के बाद वो दोनों स्टिक हो जाते हैं। वही मिसाल उसकी के दोनों टकराने के बाद आपस में स्टिक होकर चलते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो वही वाला फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2, टकराने के बाद दोनों स्टेप हो गए तो वेलोसिटी उनकी सिंगल हो जाएगी। तो ये कितना है m, वेलोसिटी 2v। अब यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। m2 कितना है 3m, वेलोसिटी v, और यहां पर आपके पास मास हो जाएंगे m प्लस 3mv। तो आपके पास m1 जो है हमारे पास वो m है, तो यहां पर हो जाएगा 2mv माइनस 3mv इज इक्वल्स टू 4mv। अब 2mv में से 3mv गए माइनस का साइन बड़ा है तो बचेगा माइनस का mv इज इक्वल्स टू 4mv। m से m कैंसिल, तो जो v आफ्टर कोलिजन आएगी वो आएगी माइनस का v ओवर 4। अगेन माइनस नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है तो आप लिख सकते हो v ओवर 4। ठीक है, तो ये है। तो इसमें जो है कुछ एमसीक्यू में ऐसा हो जाता है कि जो ऑप्शन में आंसर दिए जाते हैं वो गलत हो जाते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको अपना तरीका आता है तो आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये v/4 है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 31 देख लेते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 31 में कह रहा है कि व्हेन अ बॉल ऑफ मास m1 moving with velocity v1 collides elastically with another ball of mass m2 and velocity v2 is equal to 0, its velocity after collision v1 will be, यानी कि ऑब्जेक्ट है v1 जिसने टकराया एक और बॉडी को जिसका मास दोनों के अलग अलग है लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है। तो बताइए टकराने के बाद फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि ये रेस्ट में है और ये फर्स्ट वाली बॉडी ने इसको हिट किया। हिट करने के बाद इसी फर्स्ट वाली ही बॉडी की आपको वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। तो आपने केसेस पढ़े होंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के, उससे रिलेटेड ये सवाल है। तो बात कर लेते हैं 31 की। तो 31 में अगर हम नजर डालें तो बेटा आफ्टर कोलिजन जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 v2।
कंडीशन के हिसाब से V2 आपका 0 है। अगर आप यहां 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट जो वेलोसिटी बचेगी वो बचेगी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1। ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आई होप सो के थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं और ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं तो आगे अगर हम नजर डालें तो सवाल है 42। इसमें कह रहा है इफ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम अ टावर देन इट्स by इज गिवन बाय। अगर हम ड्रॉप करें बॉल को नीचे की तरफ तो उसका जो y कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं 42 की। तो बॉल को हमने ड्रॉप किया। जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ये वर्टिकल मोशन है, इसमें सिर्फ y कंपोनेंट ही होगा, इसका x कंपोनेंट क्या बन जाएगा? 0। तो हमें पता है कि v इक्वल्स टू vi की प्लस का 1/2 gt स्क्वायर। अब बात कर रहा है वो y कंपोनेंट की। देखिए यहाँ पर हिंट क्या है। कल हमने देखा था कि जो है लास्ट टाइम हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी जब भी कोई चीज ड्रॉप होती है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है? 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी जो है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की वर्टिकली ड्रॉप ऑब्जेक्ट की होती है 1/2 gt स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और अगर हम इसको देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से vy इक्वल्स टू vi प्लस gt। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी gt। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट्स को। यहां पर बात कर रहा है y कंपोनेंट की। जब बात y कंपोनेंट की कर रहा है इट मींस कि वो आपको हिंट दे रहा है कि यहां पर हम 2 डायमेंशंस की बात करते हैं। और जब 2 डायमेंशन की बात होती है तो y कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ये बात आपको याद रखिएगा। इसीलिए हम यहां पर लगा देंगे कौन सा साइन? माइनस साइन। तो इसी तरीके से आपका जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर माना जाएगा ऑप्शन सी, vy इक्वल टू माइनस gt। उसके बाद 43 एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। 43 में कह रहा है कि अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ तो ठीक मैक्सिमम हाइट। देखिए प्रोजेक्टाइल के पास अगर हम इस इंस्टेंट पे देखें तो प्रोजेक्टाइल के पास एक y कंपोनेंट होता है और एक x कंपोनेंट होता है, लेकिन ठीक मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसके पास सिर्फ x कंपोनेंट होता है, उसका y कंपोनेंट इंस्टेंट टाइम के लिए 0 हो जाता है। जिससे ये बात क्लियर होती है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर ऑप्शन ए उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 नहीं होगा मगर y कंपोनेंट की वेलोसिटी का बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो बेटा अभी मैंने कहा कि जब 2 डायमेंशन की बात होती है तो y कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव होता है, और चूंकि y कंपोनेंट ग्रेविटी की फ्री फॉल की वजह से हो रहा होता है तो y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में माइनस g के बराबर होगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 50 के ऊपर हम नजर आते हैं कि 50 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 50 पर नजर डालें तो कह रहा है कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की, जब एंगल थीटा था तो रेंज थी x, और जब एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा तो बताइए उसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेंज 2 एंगल्स पे सेम लेती है। अगर एक एंगल है थीटा, मान लीजिए कि हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया थीटा के एंगल से, तो जो नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा उस पे इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम रहेगी।
चलो वैल्यू देख कर अगर मैं कहता हूं मैंने एंगल को लॉन्च किया 30 पे, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने लॉन्च किया 30 डिग्री पे, तो अगला एंगल क्या होगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, यानी कि 30 और 60 इन दोनों पे रेंज सेम रहेगी और इन एंगल्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर थीटा के ऊपर x है तो 90 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर भी x ही होगी, जिससे बात क्लियर होती है कि इसका ऑप्शन होगा ए, रेंज इज इक्वल टू x। 52 देख लेते हैं कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। अब जो एक्सप्रेशन होती है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, वो हमारे पास होती है हाइट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे कि यार यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। और अगर ऐसा आप लोगों ने सोचा तो यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का बना के माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं हाइट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला फॉर्मूला दोनों करेक्ट माने जाएंगे, तो यहां से आपका ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट। 55 पे लगा लेते हैं। 55 पे कह रहा है कि कौन सा रिलेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो बेटा इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। क्योंकि अगर आप लोगों ने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के असम्पशंस पढ़े होंगे तो उसमें एक असम्पशन ये है कि जो x कंपोनेंट पे वेलोसिटी सेम रहती है, x कंपोनेंट पे वेलोसिटी क्या रहती है सेम। तो इस ग्राफ में देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर तो भी वेलोसिटी सेम है मगर टाइम अलग है, यहाँ देखते हैं तो भी वेलोसिटी सेम है मगर टाइम अलग है, यहाँ भी देखते हैं तो वेलोसिटी सेम है मगर टाइम डिफरेंट है। तो ये रिलेशन करेक्ट बता रहा है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सेम है और टाइम, जाहिर सी बात है कोई भी चीज हो चाहे प्रश्न हो या मूवी को टाइम तो लगता है। तो जो सी वाला ग्राफ है जो कि हमने देखा वो रिलेशन बता रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का और टाइम के हवाले से। आगे चलते हैं। तो फिर आपके सामने आ जाता है एमसीक्यू नंबर 61। MCQ number 61. A ball is thrown at an angle of 30 degree above the horizontal with a speed of 3 मीटर per second. एक बॉल को फेंका गया जिसकी रफ्तार थी 3 मीटर पर सेकंड, जिस एंगल से उसको फेंका गया वो 30 डिग्री है। आफ्टर 0.5 सेकंड्स, 0.5 सेकंड्स के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि vs कितना होगा। क्लियरली यहां से बात तो आपके जहन में आ गई कि बात हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है। तो बेटा एक्स कंपोनेंट पे वेलोसिटी सेम रहती है तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला बनेगा v0 cos थीटा। v0 3 है, cos 30, cos 30 बराबर होता है रेडिकल 3/2। अब देखिए यहां पर आकर स्टूडेंट्स में एक थोड़ी सी डिफिकल्टी डेवलप ये होती है कि यार रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्निक का यूज कर रहा हूँ, आई होप सो कि आप उस टेक्निक को पिक करेंगे। मान लेते हैं कि 3 की जगह 4 है, ठीक है, मैं यहाँ पे नया सॉल्व करता हूँ। मान लेते हैं कि ये 3 की बजाय रेडिकल 4 है, तो 4 का रूट कितना होता है 2, नीचे क्या बचा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आया 3। अगर ये 4 होता तो आपका आंसर क्या आता 3।
लेकिन ये 3 है। इट मीन्स कि जो अगर 4 का रेडिकल 2 है तो 3 का रेडिकल थोड़ा सा ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल। अगर 4 का रेडिकल 2 है तो 3 का रेडिकल की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो अगर 4 के रेडिकल के हिसाब से आंसर आपका 3 आ रहा है, तो चूंकि 3 के रेडिकल की वैल्यू थोड़ी सी कम है तो इसका मतलब आपका आंसर भी 3 से थोड़ा सा कम आएगा। समझ में आ रही है टेक्निक? और अगर 3 से कम आएगा तो हम देख सकते हैं 1.2, 3 और 1.2 इतना कम नहीं हो सकता। 4.9 3 से ज्यादा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। 7 ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 2.6, ये 3 से थोड़ा सा कम है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2.6। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेटर से तो यू विल फाइंड इसका आंसर आएगा 2.6। एंड आई होप कि ये जो टेक्निक अभी हमने सीखी ये आपको दीगर एमसीक्यूज में भी आसानी देगी। अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम में आप स्टक हो जाते हो या ये सोचने लगते हो कि इस वैल्यूज को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये आपके सामने एक टेक्निक मैंने कोशिश की है समझाने की। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मोस्टली एमसीक्यूज थ्योरेटिकल बेस्ड है और ये सारे के सारे एमसीक्यूज मेरे हिसाब से आप लोगों को बआसानी कर लेने चाहिए और उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। बाकी 70, 71, 72, 73 ये सारे फॉर्मूले पूछे गए आप लोगों से। तो फॉर्मूले ये आपको याद करने होते हैं। इन फॉर्मूले के पीछे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ड्राइव नहीं करते, आप जस्ट याद करते हो, तो इसलिए आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये भी आप आसानी से कर लोगे, इनकी चीजें को अंडरस्टैंड नहीं होंगे। हाँ, लास्ट 76 ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है, जैसे आप पूछा था ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वही पूछ रहा है, मतलब सेम ही प्रॉब्लम है बट वैल्यू इसने क्या कर दी, चेंज। तो 76 में सेम कंडीशन है, वेलोसिटी यहां पर उसने कर दी 100, एंगल 30 से कर दिया 60 और पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है आपका वो होता है v0 cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी, इससे पहले जो एंगल आपको दिया गया था वो था 30 और cos 30 बराबर होता है रेडिकल 3/2 के, लेकिन यहां पर आपको एंगल दिया गया है 60 और cos 60 बराबर होता है 1/2। आप लोग 5 एंगल्स की वैल्यूज याद कर लें, 0, 30, 45, 60, 90। साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो 202, 2 5 10, 0, then your answer is 50 meters per second। ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ साथ जो है आपका सेकेंड टेस्ट की जो एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग डिफिकल्टी इन प्रॉब्लमेटिक एमसीक्यूज वो जो है आपकी मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी और जो बातें क्लियर नहीं हो फर्स्ट टाइम तो आप 2-3 बार जब इसी लेक्चर को देखेंगे और साथ साथ पेज पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।